Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we shall study about information theft, digital signature and digital certificate. So let's understand it through a presentation. आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है इंफॉर्मेशन थेफ्ट। इंफॉर्मेशन थेफ्ट सबसे पहले ये चीज़ हमारे जहन में आ जाती है जब एक लफ्ज़ हम सुनते हैं थेफ्ट, चोरी करना। तो कि समवन इज़ स्टीलिंग इंफॉर्मेशन विदाउट नोइंग मी, मुझे बताए बगैर कोई भी मेरी किसी भी चीज़ तक रसाई हासिल कर रहा है। ठीक है, जो चोरी की जो सबसे अच्छी तारीफ बन सकती है वो ये है कि जो स्लाइड में भी लिखे है कि व्हेन समवन मतलब कोई भी आपकी जो किसी भी पर्सन, कोई आपकी ज़ाती मालूमात हों या आपकी कोई ऐसी खुफिया मालूमात हों जिन तक वो रसाई हासिल करना चाहता है, आपको बताए बगैर, तो वो चीज़ चोरी में आएगी। ठीक है, कोई भी आपकी ज़ाती या खुफिया मालूमात आपको बताए बगैर कोई आपकी किसी भी चीज़ तक एक्सेस चाहता है, रसाई चाहता है, उस चीज़ को हम चोरी कह सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड टाइप आ जाती है इनक्रिप्शन की। व्हाट इज़ इनक्रिप्शन? इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि नॉर्मल लाइफ में हम बहुत ज़्यादा अक्सर हमारी नज़र से भी ये चीज़ गुजरती है कि हम व्हाट्सएप पे जब कोई न्यू चैट ओपन करते हैं ना, ऊपर लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब है कि फ्रॉम सेंडर और रिसीवर, इस एंड से और दूसरे एंड से, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो दरमियान में इसके खलल डाले, कोई दरमियान में आपके इस मैसेज को एक्सेस कर सके। ठीक है, इनक्रिप्शन की जो हम डेफिनेशन करते हैं ना, वो ये करते हैं कि रीडेबल डाटा को अनरीडेबल फॉर्म में लाना इनक्रिप्शन कहलाता है। जब मैसेज या कोई भी चीज़, मैं मैसेज की एक मिसाल देता हूँ, हमारी तरफ से सेंड होता है तो जब इनक्रिप्शन के दरमियान में पहुँचता है कि फर्स्ट एंड से जब वो ट्रांसमिट हो गया है, तो जब वो ट्रांसमिट हो रहा है वो अनरीडेबल है। कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन अगर उसे एक्सेस करना चाह रहा है तो वो समझ नहीं पाएगा कि यार ये चीज़ क्या है। ठीक है, और जैसे ही वो, जाहिर बात है हम रिसीवर को भेजना है, रिसीवर तक तो वो पहुंचेगा ही, जैसे ही वो रिसीवर तक दूसरे एंड तक पहुंचेगा, ठीक है, वो डाटा दोबारा रीडेबल फॉर्म में आ जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम ना इनक्रिप्शन कहते हैं। आगे इनक्रिप्शन की 4 टाइप्स हैं। ठीक है, ट्रांसपोजिशन, सब्सटीट्यूशन, एक्सपेंशन और कंपैक्शन। ठीक है, अब सबसे जो पहला है ट्रांसपोजिशन। इसमें क्या कि स्विच द ऑर्डर ऑफ करेक्टर। ठीक है, अब एक मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ नेम, NAME, लेकिन जब मैं किसी को ये मैसेज सेंड करूँगा, अगर उसमें ट्रांसपोजिशन वाला लॉगरिथम यूज़ हो रहा है इनक्रिप्शन के लिए, तो वो लफ्ज़ कुछ, मैंने आपको पहले बताया ना कि एंड के बाद वो चीज़ अनरीडेबल हो जाती है। अब नेम से एक चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि मैं किसी का नाम बताना चाह रहा हूँ या पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से सेंड होगा नेम, और अगर पहला एंड वो क्रॉस करेगा, अगर वो ट्रांसपोजिशन से गुजर रहा है, तो वो कुछ उसके कीवर्ड ऐसे हो जाएंगे AEMN। अब कोई भी नहीं समझ सकता यार ये चीज़ क्या है। ठीक है, और अब इसकी जो सेकंड टाइप है वो है सब्सटीट्यूशन, रिप्लेस करेक्टर विद अदर करेक्टर्स। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन एक लफ्ज़ है, इधर जो एग्जांपल दी गई है वो मैं एक मिसाल देता हूँ। इंफॉर्मेशन की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पूरी ABC अल्फ़ाबेट में जितने भी वर्ड्स हैं सबको एक नया कीवर्ड अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, अब एक इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है INFORMATION, ये इंफॉर्मेशन है। अब आई को जो अलॉटमेंट हुई है वो W की है, कि मतलब जब यहाँ से मैसेज ट्रांसफ़र होना है, जो आई है इंफॉर्मेशन का वो कन्वर्ट हो जाएगा W में, जो N है वो कन्वर्ट हो जाएगा L में, F कन्वर्ट हो जाएगा D में। इसी तरह ईच करेक्टर रिप्लेस विद अदर करेक्टर। अब ये जो इंफॉर्मेशन का जो इंक्रिप्टेड वर्ड बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है WLDIMXQUWIL। मैं तसव्वुर में भी नहीं आ सकता कि यार ये की चीज़ क्या बन सकती है। ठीक है, अब उसकी जो थर्ड टाइप है, ठीक है, ये सारी इनक्रिप्शन की टाइप्स हैं कि इनक्रिप्शन बहुत से मुख्तलिफ मराहिल से, मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है, जिसकी अब तीसरी टाइप है एक्सपेंशन। ठीक है, कि
इधर जो एग्जांपल दी गई है वो दी गई है यूज़र की, मैं कोई और भी दे सकता हूँ, लेकिन आपकी आसानी के लिए कि अब उसने एक लफ्ज़ यूज़र लिखा हुआ है कि जो असल वर्ड है उसके अंदर ही ऐसे वर्ड्स की एडिशन कर देना कि USER है। अब उसने जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो वो मैसेज होगा, जो फर्स्ट एंड से निकलने के बाद सेकंड एंड तक पहुंचने से पहले जो वो मैसेज होगा UYSYEYRY। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो ये भी सोच सकता हूँ यार ये सब्सटीट्यूशन है, यू की पता नहीं क्या अलॉटमेंट है, मैं वो इसको डीकोड करना शुरू करूँ। ठीक है, तो बात कहाँ से कहाँ तक, इस चीज़ को हम इनक्रिप्शन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सेफली तरीका है ये मैसेज को ट्रांसफ़र करने का। ठीक है, और जो सबसे आखिरी टाइप है इनक्रिप्शन की उसको कहते हैं कंपैक्शन। कंपैक्शन में क्या होता है कि अब मैं एक लफ्ज़ लेता हूँ ओबीडियंटली, OBEDIENTLY। ठीक है, अब कंपैक्शन में क्या होता है कि हर तीसरा लफ्ज़, मैं कह रहा हूँ हर तीसरा लफ्ज़, ठीक है, जैसे OBER है, ठीक है, ई को रिमूव कर दिया जाएगा। DIPER है, ई की जगह ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। मेरे इधर तो अब मैंने लफ्ज़ ऐसा चूज़ किया है कि ई दोबारा आ गया। ठीक है, कि हर तीसरा जो दूसरा लफ्ज़ आपका, ठीक है, वो गायब कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये बड़ा अजीब सा लफ्ज़ बन रहा है। अब ओबीडियनली ये क्या चीज़, ओबीडियनली क्या है, कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं कि इनक्रिप्शन, कि अगर थर्ड पार्टी आपके मैसेज तक एक्सेस भी हासिल करना चाह रही है तो वो चाह कर भी एक्सेस ना हासिल कर पाए। नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर होता है कि मैंने आपको एक पहले एग्जांपल दी थी व्हाट्सएप की। हम जब भी न्यू चैट ओपन करते हैं ना, ठीक है, तो चंद सेकंड के बाद हमें ऊपर एक छोटा सा बार नज़र आता है जिस पर लिखा होता है कि योर चैट इज़ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, कि आपकी चैट इस एंड से निकल कर रिसीवर के एंड तक जो आपकी चैट है वो सिक्योर है, उसको दरमियान में कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कब लिखा था? जब हमारे दरमियान और रिसीवर के दरमियान, मिसाल के तौर पर मैंने असद को मैसेज सेंड करना है, तो जब मैं कन्वर्सेशन ओपन करता हूँ तो ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, मतलब मेरे और असद के दरमियान, चैट के दरमियान सॉफ्टवेयर ने एक डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट कर दी है। अगर मैं असद को मैसेज सेंड करता हूँ, दरमियान में कोई थर्ड पार्टी उसको एक्सेस करने की कोशिश करती है, ठीक है, मैसेज तो मेरे और असद के दरमियान जो है डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट हुआ हुआ है सॉफ्टवेयर में, जब थर्ड पार्टी उसको एक्सेस करेगी, डाटा इनक्रिप्टेड होगा, अनरीडेबल फॉर्म में होगा, तो वो उसको रीच नहीं कर पाएगी, वो मैसेज उसके लिए किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि उसके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, क्योंकि ये जो पाथवे बना था, ये जो एड्रेस बना था, वो मेरा और असद के दरमियान का डिजिटल सिग्नेचर का बना था, थर्ड पार्टी के साथ वो नहीं मैच करेगा। तो ये सिक्योर फॉर्म है अपने डाटा को ट्रांसमिट करने की, डाटा को सेंड करने की। इसके टॉप लेफ्ट साइड पे देखता हूँ, ठीक है, तो मुझे जहाँ पे सिर्फ google.com लिखा हुआ है उसके साथ एक छोटा सा ताले की एक शक्ल नज़र आती है, लॉग की। ठीक है, मैं उस लॉग पर जब अपना माउस पॉइंटर लेके जाता हूँ, छोटा सा एक बार बनता है जिस पर लिखा होता है व्यू साइट इंफॉर्मेशन। उसको मैं क्लिक करता हूँ तो लिखा हुआ आता है कि योर कनेक्शन इज सिक्योर, कि वो एक पेज का सर्टिफिकेट है, ठीक है, कि जो कि मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपने जिस वेबसाइट पे, जिस साइट पे आपने एक्सेस किया है उसका कनेक्शन सिक्योर है। आप इधर कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं, अपने ईमेल, पासवर्ड्स वगैरह, तो वो आपके इनक्रिप्टेड फॉर्म में सिक्योर रहेंगे। ठीक है, जबकि मैं एक और वेबसाइट को एक्सेस करता हूँ जिसका नाम है GIDD.com, ठीक है, तो उसके साथ ही मुझे एक जिधर git.com वेबसाइट ओपन होगी, टास्क बार में लिखा हुआ होगा, उसके लेफ्ट साइड पे एक वार्निंग वाला सिंबल यूज़ होता है जिसके साथ लिखा हुआ होता है कि नॉट सिक्योर कनेक्शन। ठीक है, नॉट सिक्योर ऑलमोस्ट आई थिंक लिखा होता है। ठीक है, जिसका मतलब यह है कि अगर इस साइट पे मैं अपने ईमेल या पासवर्ड या अपने बैंक अकाउंट वगैरह की कोई भी डिटेल मैं एंटर करता हूँ तो वो चीज़ सिक्योर नहीं रहेगी। वो ये चीज़ होती है सर्टिफिकेट देना, ठीक है, कि वो इस चीज़ को वेरीफाई कर रहे होते हैं कि हाँ हम इस चीज़ की गवाही देते हैं कि ये कनेक्शन सिक्योर है, और हाँ हो सकता है क्योंकि हमारे मुताबिक ये कनेक्शन सिक्योर नहीं है तो हो सकता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन वगैरह इधर शेयर करेंगे वो लीक भी हो सकती है। तो ये चीज़ होती है डिजिटल सर्टिफिकेट, कि हमें कंप्यूटर इंटरनेट बता रहा होता है कि आपने जिस फाइल को, जिस
साइट को एक्सेस किया वो सिक्योर है या नहीं है। अब आगे एक चीज़ आ रही है जो सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिस्टम फेलियर। ठीक है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना छोड़ दे, ऐसी क्या वजूहात हो सकती हैं। ठीक है, आपका कंप्यूटर किसी काम का ना रहे, काम करना छोड़ दे, प्रोसेसिंग ख़त्म कर दे। ठीक है, या परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस देना ख़त्म कर दे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम सिस्टम फेलियर कहते हैं। ठीक है, और अब ये देखते हैं कि ये होती क्यों है। ठीक है, इसकी जो जनरली जो आमतौर पर जो 4 मेन काजेज हैं वो ये हैं, जिसमें पहली ये है कि एजिंग हार्डवेयर, कि हम वो 1857 ईस्वी के इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। 18 मतलब ये मैंने एक मुहावरतन कहा है कि हम बहुत पुराने इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कि जिनकी स्पीड नहीं है, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है। अब जब कि अभी 2021 चल रहा है, तो हम अगर वो ही पुराने घिसे पिटे इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करेंगे तो हमें वो परफॉर्मेंस नहीं मिल सकेगी, एक अच्छा काम नहीं मिल सकेगा, हम अच्छी चीज़ कह सकते हैं, वो चीज़ नहीं मिल सकेगी। ज़ाहिर है पुरानी चीज़ है, कितनी देर तक साथ दे सकती है। ठीक है, तो सिस्टम फेलियर की ये भी बड़ी वजह है कि हम एक स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट नहीं दे पा रहे, सिर्फ इसी वजह से कि हम पुराने घिसे पिटे जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद जो एक दूसरी चीज़ है, ठीक है, वो है नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर में इंसान का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो एजिंग हार्डवेयर है इसमें तो हम फिर कह सकते हैं कि इंसान की कोताही की वजह से या बजट कम होने की वजह से वो एक चीज़ यूज़ कर रहा है, जबकि नेचुरल डिज़ास्टर में इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है, तो ये जल्ज़ला वगैरह आया, मकान की छत टूटी या ऊपर से कोई शेल्फ गिरा, वो सीधा आके अमूमन सिस्टम्स वगैरह कमरों में पड़े होते हैं, तो छत टूट गई, ऊपर आके गिरा। ठीक है, तो पीसी के, लैपटॉप के, ठीक है, जो भी आपके सिस्टम है, ठीक है, उसके पुर्जे हो गए, ख़त्म हो गया, वो दोबारा प्रोसेसिंग के काबिल ना रहा। ठीक है, ये नेचुरल डिज़ास्टर में आ जाएगा। अब जो तीसरी और सबसे जो बड़ी वजह है, ठीक है, जो दुनिया में सबसे बड़ा मसला जो कंप्यूटर के सिस्टम फेलियर का है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल पावर प्रॉब्लम। अचानक से ही वोल्टेज का कम हो जाना, अचानक से वोल्टेज का बहुत ज़्यादा हो जाना। ठीक है, ये दोनों वजूहात बनती हैं कंप्यूटर को ख़त्म करने की, सिस्टम फेलियर करने की। ठीक है, अचानक से 220 पाकिस्तान में 220 वोल्ट आ रहा है, 220 से 440 पे चला जाए, पीसी की पावर सप्लाई ख़त्म हो जाती है, अक्सर बाज़ औक़ात धुआं निकलने लग पड़ता है, जल जाती है। ठीक है, बहुत कम हो तो उसकी वजह से भी पावर सप्लाई जल जाती है। इलेक्ट्रिक पावर प्रॉब्लम की वजह से सिस्टम फेलियर बहुत आम सी बात है। जो सबसे आखिरी वजह है वो ये है कि एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स की वजह से कंप्यूटर में इशू हो जाना। हाँ, कोई भी प्रोग्राम है आपके हार्डवेयर में, कोई ऐसा प्रोग्राम आपने रन किया जिसकी वजह जो आपकी कंप्यूटर पहले ही आपका कंप्यूटर मुश्किल हालात में चल रहा है, जबकि आपने कोई ऐसा प्रोग्राम रन कर दिया जो कि कंप्यूटर के लिए बहुत हैवी है, तो वो भी आपकी रैम वगैरह पे, मेमोरी वगैरह पे असरअंदाज होकर आपका सिस्टम फेलियर की काज बन सकता है। इलेक्ट्रिकल पावर वेरिएशन की वजह से जो हमारे पास सिस्टम फेलियर अकर होते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग 2 तरीके यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ अ सर्ज प्रोटेक्टर एंड सेकंड इज़ द यूपीएस। प्रोसेसिंग में अचानक लाइट चली गई, विंडो करप्ट होगी, मामला ख़त्म। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यूपीएस यूज़ कर सकते हैं। अब जबकि जो मैंने आगे बात किया है कि वोल्टेज का हमें पता ही नहीं चलता, मामला क्या चल रहा है, कब कम हो जाए, कब बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं सर्ज प्रोटेक्टर। ठीक है, ये इंतहाई कम बिजली होने की सूरत में भी हमें वोल्टेज वगैरह, एम्पेयर वगैरह पूरे करके देता है। ठीक है, और इंतहाई ज़्यादा, ठीक है, कसरत की तादाद में जब वोल्टेज वगैरह अटैक करते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में जब अचानक आ जाते हैं सामने, ठीक है, जिसकी वजह से अक्सर सिस्टम पावर सप्लाई जल जाती हैं, तो ये उसको 220 वोल्टेज तक मैनेज करके रखता है। ये जो 2 मेन चीज़ें हैं, ठीक है, जिन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, वो यही थी कि या तो हम यूपीएस यूज़ करें या सर्ज प्रोटेक्टर्स यूज़ करें। अब नेक्स्ट टॉपिक है बैकअप के रिलेटेड, जो कि मेरे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई हैं असद भाई, वो इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब सिस्टम फेलियर की प्रिकॉशंस देख लें, ठीक है, जो कि सबसे पहले मैंने आपको इसकी कॉल बैठी हुई थी एजिंग हार्डवेयर, कि हम वो जो बहुत पुराने इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें ये हो सकता है कि हम जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, अगर लेटेस्ट नहीं भी हैं तो हम बहुत ज़्यादा पुराने की बजाय कोई एवरेज इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें जो कि बहुत ज़्यादा लेटेस्ट भी ना हो और बहुत ज़्यादा पुराना भी ना हो, तो हम सिस्टम फेलियर से बच सकते हैं। ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर का मैं आपको बता चुका हूँ, इस पर इंसान का कंट्रोल नहीं है। ठीक है,
जबकि तीसरी जो इलेक्ट्रिकल पावर प्रॉब्लम है, इसमें हम दो प्रिकॉशंस ले सकते हैं। एक तो ये है कि सर्ज प्रोटेक्टर यूज़ करें। सर्ज प्रोटेक्टर हमने फिजिक्स में भी पढ़ा था, वो स्टेबलाइजर के बारे में, ठीक है, कि वो क्या करता है कि आपके वोल्टेज वगैरह को स्टेबल करके रखता है, ठीक है। इसमें हम वो चीज़ यूज़ करते हैं सर्ज प्रोटेक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा पावर लॉस की सूरत में भी आपको वोल्टेज पूरे करके देता है, और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वोल्टेज में भी आपके वोल्टेज को मेंटेन 220 पर मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से पावर फेलियर नहीं हो सकता। और दूसरा तरीका यही है पावर लॉस का, कि अगर लाइट वगैरह चली जाती है तो उसके लिए हम जनरेटर वगैरह यूज़ करें या फिर यूपीएस वगैरह यूज़ करें, ताकि पावर अचानक जो पावर लॉस हो जाता है, जिसमें कंप्यूटर वगैरह की जो फाइल्स हैं वो करप्ट हो जाती हैं, बाद में जब हम उसको ऑन करते हैं तो कंप्यूटर को रिपेयर वगैरह चाहिए होता है, या अपनी विंडोज़ की फ़ाइल की वो रिकवरी करता है, जिसके बाद वो वापस अपनी सूरत हाल में आ जाता है। अक्सर बाज़ औक़ात ये सिस्टम फेलियर की वजह भी बन जाती है कि वो एक्सेस अपनी फ़ाइल को रिकवर नहीं कर पाता, हमें फिर नई विंडो करके अपना डाटा लॉस करना पड़ता है। तो हम जनरेटर या यूपीएस वगैरह इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, ताकि इंस्टेंट कंप्यूटर ऑफ ना हो और सिस्टम फेलियर से बचा जा सके।